नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फर्दर अपडेट के लिए। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए और चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है अपना स्कोर, और हाँ, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन और मैं पूछूंगा ताकि आप वीडियो को ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, जिसे शॉर्ट में BEAMS बोल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे बीच इन्वायरमेंट स्टैटिक्स मैनेजमेंट सर्विस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज बीन लॉन्च अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया जाता है, बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन का मतलब आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। दूसरा आपसे बोला गया है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव है वो प्रोटेक्ट करना, कोस्टल एरिया में जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोसिस्टम है, उसको बचाना हमारा मेन टारगेट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए अपने आंसर को चूज कर लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर डी है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, जैसा कि ये पिक्चर है, कि बीच एरिया में यानी कि सी वाला जो एरिया होता है उसमें जो बीच है इसको क्लीन करना, इस यहाँ पे जितने भी इकोसिस्टम है, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो सी वगैरह में, ये समुद्र वगैरह में रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसा आपसे बोला जा रहा है, ये इंटरनेशनल कोस्ट एंड क्लीन अप डे के दिन इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर भी ये स्टार्ट किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है, उसे सबसे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था। अब रिसेंटली कुछ और बीचेस को भी हमारी कंट्री में ऐड किया गया इस कैटेगरी के अंदर। मतलब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाता है वो उन बीचेस को प्रोवाइड किया जाता है जहां पे क्लीन हो, मतलब जहां पे बहुत मतलब बीचेस क्लीन हो और वहां पे कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई इशू क्रिएट ना हो, यानी कि वहां पे जो भी इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मैनेज किया जाता है, आप ये कह सकते हो, और बहुत अच्छा सिस्टम रखा जाता है, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो भी अभी रिसेंटली कुछ और बीचेस को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसमें जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये एक तरह से इको लेवल दिया जाता है उस पर्टिकुलर बीच को जो क्लीन है, और एक तरह से अच्छा मैनेजमेंट जहां पे हो रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो इस बीम का मतलब है कि भी ये बीच इन्वायरमेंट, ये जो इसकी हम मैं बात कर रहा हूं, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस की अगर हम बात करें, इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये इसके ऑब्जेक्टिव है कि बीच जो होने चाहिए पॉल्यूशन और कोस्टल लाइन जो होता है वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करता है। और कह सकते हो आपकी प्रोटेक्ट और कंजर्व करता है कोस्टल इकोसिस्टम को। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लीननेस होता है उसका हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना, साथ ही साथ हेल्थ और हाइजीन के ऊपर भी फोकस करना, ये मेन टारगेट है इस प्रोग्राम का, इसका ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द बेसिन ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज शेयर ओनली बाय इंडिया एंड
पाकिस्तान। यानी कि जो हमारे, आपने काफी सुना होगा फेमस कि भी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, ठीक है, उसी से आगे निकलते हुए इंडस रिवर सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो पानी का जो शेयर होता है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, और ये दो कंट्री ही ओनली है जो कि इंडस वैली सिस्टम के पानी को शेयर करते हैं आपस में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये बोलती है, ये अलाउ करती है इंडिया टू यूज अप टू 20% ऑफ वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर के में जितने भी रिवर आते हैं ईस्टर्न एरिया में, उन सारे रिवर का ओनली 20% ही इंडिया यूज कर सकती है, ऐसा आपको सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमारा फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अब समझ लेते हैं गलत क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं जो पानी जो शेयर होता है, ठीक है, इंडस वैली से जो भी पानी आता है, सिंधु घाटी से जो भी आप कह सकते हो जितना भी पानी आता है या यूज करते हैं, वो इंडिया के अलावा चाइना, अफगानिस्तान भी कंट्री है इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो इस पानी को शेयर करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस बेसिन से जो भी पानी निकलता है उसे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान शेयर नहीं करती, बल्कि अफगानिस्तान और चाइना भी शेयर करती है। तो इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की जा रही थी, जो कि 1960 में साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि भाई ये इस एरिया से, यानी कि इस एरिया से जो भी पानी आता है इसके अंदर टोटल 6 रिवर है, यानी कि इंडस रिवर, झेलम और चेनाब, इन तीनों रिवर का जो पानी होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, और इसके अलावा रावी, व्यास और सतलुज, इसका जो पानी वो इंडिया यूज करेगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि भी ये जो रिवर है, इंडस रिवर है, झेलम रिवर है और चेनाब जो है ये रिवर, इसका 20% इंडिया भी यूज करेगा और मैक्सिमम पोर्शन इसका जो है वो यूज करेगा पाकिस्तान। बाकी ये 3 रिवर जो है ये इंडिया इसका कंप्लीटली इंडिया यूज करेगा। तो इस तरह से ये डिसीजन लिया गया था 1960 में, ये ट्रीटी साइन करके गए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 रिवर के जो पानी है ये पाकिस्तान को अलॉट कर दिए गए थे। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें कि हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में रावी, व्यास और सतलुज ये रिवर हमें अलॉट किया गया था, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दी गई, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ स्लोथ बियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्लोथ बियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि स्लोथ बियर की कंजर्वेशन की, इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको बताना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपने चूज करना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेंजर कैटेगरी के अंदर जो आते हैं लिस्ट है, उसके अंदर ही स्लोथ बियर को कंसीडर किया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि हमारी कंट्री में 1972 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर जो शेड्यूल बनाया गया था, इस शेड्यूल फर्स्ट में स्लोथ बियर को रखा गया है, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है। अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए आंसर चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी का मतलब ये कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहले ये पिक्चर देख लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है स्लोथ बियर जिसकी रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्लोथ बियर की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया यानी कि हमारी कंट्री और जो श्रीलंका है उसके आसपास का जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में ये एनिमल स्लोथ बियर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें जहां पे ये है, ये यानी कि आप ये बोल सकते हैं साउथ इंडिया और उसके अलावा जो श्रीलंका वाला जो पोर्शन है उस एरिया में ये जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जिसका दूसरा नाम और भी स्लोथ बियर को हनी बियर भी बोलते हैं और नॉर्मल जो हम लोग अलग भाषा में इसे भालू भी बोल दिया करते हैं।
तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो जानवर है ये 8 ऐसी स्पीसीज के अंदर ट्रीट की गई है, जो भालू की जो 8 डिफरेंट स्पीसीज होती है उनमें से ये एक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसके अंदर आपसे ये बोला गया कि भी इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है, इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं बल्कि इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है, ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, ना ही इंडेंजर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें तो हमारी कंट्री की अगर बात करें तो इसे शेड्यूल फर्स्ट में जो इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाला गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से हमारा आंसर जो हो गया बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द आर्सेनिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्सेनिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बताइए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्सेनिक इज द नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल इन द क्रस्ट, अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है, जो लेयर्स होती है, तो ये बोला जाए जो क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्सेनिक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज विटल मिनरल फॉर ह्यूमन बॉडी। विटल मिनरल का मतलब समझ सकते हैं काफी यूजफुल मिनरल है, जो कि हमारी बॉडी में हेल्पफुल है, कह सकते हैं ग्रोथ वगैरह, और हमारी बॉडी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको चूज करके बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए अपने आंसर को चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया ये करेक्ट है। यानी कि ये आप बोल सकते हैं जो अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो अलग अलग लेयर्स होती है, तो जो क्रस्ट हमारे जो अर्थ में जो क्रस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के जो क्रस्ट है सबसे ज्यादा वहां पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर में नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्री जितनी भी जहां पे भी है वहां पे ये एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा क्रस्ट के अंदर ये आर्सेनिक पाया जाता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपको ये बोला था कि हमारी बॉडी के लिए काफी यूजफुल मिनरल है आर्सेनिक, नहीं, आर्सेनिक जो है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं बल्कि आप ये बोल सकते हो ये हमारे लिए हार्मफुल है ये। ठीक है, यानी कि हमारे लिए फायदा नहीं, हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर हाई टॉक्सिक होता है और जो हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक है, जो कि आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी के लिए ये एक थ्रेट तरीके से काम करती है। यानी कि जो आपको सेकंड स्टेटमेंट दे दिया गया था बिल्कुल अपोजिट बोल दिया गया, आपको बता दिया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। उसकी वजह ये कि इस आर्सेनिक की वजह से हमें कैंसर, स्किन डिसीज और कार्डियोमस्कुलर डिसीज, डायबिटीज वगैरह हो सकती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये हमारी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। टिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कंट्री है सबको फंड रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करता है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो जितने भी लिस्ट किए गए हैं, जैसे फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये फिफ्थ इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में आपको गिवन है। आपको ये बताना है ये जो ग्रुप है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन सी इंस्टीट्यूशन या बॉडी एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से बॉडीज आते हैं ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना है इस लिस्ट के अंदर से। तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग कोड गिवन है। ठीक है, आपको चूज करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है। अच्छा, पहले एक बार ये इन सब बॉडी के बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं कि द मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जिसे MIGA बोला जाता है, ये फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे है आपके पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंस्टीट्यूशन है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शॉर्ट में जिसे IDA भी बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो यानी IFC। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन आपको दे रखा है, आपको बताना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये करेक्ट है।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 5 यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, बॉडीज है, ये सब के सब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है ये इंटरनेशनल बॉडी इससे रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। बाकी जो आपको सेकंड एंड थर्ड दिया गया था, यानी कि आप बात कर सकते हैं कि सेकंड नंबर पे FATF ये और इसके अलावा IMF, ये दोनों वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं आती। बाकी अगर हम बात करें ये फर्स्ट इसकी, थर्ड इसकी, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 3 बॉडीज है, ठीक है, ये हमारी आ जाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितनी कंट्रीज आती है, इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्री है उनमें से 189 कंट्रीज जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर अपने आप को एसोसिएट कर रखी है, जोड़ रखा है और उसके साथ ग्लोबल पार्टनरशिप कर रखा है और काम भी करती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो वर्ल्ड बैंक को जो एक्सेस करती है इसके फंड को, वो 189 कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा, इसके बारे अगर आप जानना चाहते हैं फर्दर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन ये जो इसके अंदर आती है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भी इसके अंदर कौन कौन से काम वर्ल्ड बैंक करती है, तो ये आप इस पिक्चर को देख करके, ये जो डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक का जो मेन काम क्या है वो आप इसके फंक्शनिंग, यानी कि आप उसको वर्ल्ड बैंक का वर्क क्या है या फिर फंक्शंस इसके क्या क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन इसके फंक्शनिंग से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और बाकी ये आप इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दिस डायनेस्टी रूल्ड द आंध्र रीजन इन एंड अराउंड द 12th सेंचुरी CE। गणपति देवा, रुद्रमा देवी वर फ्यू इंपॉर्टेंट रूलर बिलोंगिंग्स टू द डायनेस्टी। एक डायनेस्टी की बात की जा रही है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि गणपति देवा, रुद्रमा देवी ये इसके रूलर थे, ये आपसे बोला जा रहा है। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि ये 12th सेंचुरी के आसपास जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन, यानी कि आप ये बोल सकते हो आंध्र रीजन, उसके आसपास इसने रूल किया था। और ये भी आपसे बोला जा रहा है द फेमस रमप्पा टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन, यानी कि इसके आसपास के एरिया में ये जो टेम्पल है ये भी इसी रीजन में बिल्ड किया गया था। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली नीति आयोग हैज रिकॉग्नाइज्ड एज वाटर मैनेजमेंट मिशन ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट नेम्ड आफ्टर दिस डायनेस्टी, यानी कि जो डायनेस्टी है इसके नाम से एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था इनका कोई, जो काफी फेमस था। और वो जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनके टाइम पे फेमस था, उसी टाइम तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिसेंटली एक वाटर मैनेजमेंट मिशन बनाया और उस मिशन को इस डायनेस्टी को डेडिकेट करने के लिए उसके नाम से रखा गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायनेस्टी कौन सी है। ठीक है, किस डायनेस्टी के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन है टोटली हिस्ट्री बेस्ड है और हिस्ट्री में आपसे पूछा जा रहा है कि डायनेस्टी के बारे में बोला गया कि ये आंध्र प्रदेश के आसपास का रीजन है, 12th सेंचुरी के आसपास की बात भी की गई आपसे। रूलर की बात करें तो गणपति देवा और रुद्रमा देवी, ये इसके 2 रूलर के बारे में आपसे बात की गई है। और इसके अलावा आपसे एक और हिंट दिया गया है कि रमप्पा टेम्पल जो है ये उस टाइम पे बिल्ड किया गया था। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है विजयनगर साम्राज्य, यानी कि आप बोल सकते हैं विजयनगर अंपायर जो है ये आपके लिए ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है चालुक्य चोल डायनेस्टी। ठीक है, ये चालुक्य चोल डायनेस्टी के बारे में ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें बोला जा रहा है काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी जो है उन्होंने ये सब जो फैसिलिटी या जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड की जा रही है ये काकतीय डायनेस्टी के बारे में प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर होयसला डायनेस्टी अंपायर, होयसला एम्पायर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर ये किस डायनेस्टी या किस एम्पायर से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी का मतलब ये काकतीय जो डायनेस्टी है ये उससे रिलेटेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी इसे आंध्र डायनेस्टी के नाम से भी आप फर्लिस्ट या फैली फूली और फली फूली या बढ़ी, ठीक है, 12th सेंचुरी के आसपास ये जो बात आपको बोली गई ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 12th सेंचुरी के आसपास का जो टाइम था, जो कि अब जो अब तेलंगाना के आसपास का जो एरिया, वरंगल तेलंगाना जो के आसपास का जो एरिया, उस एरिया में इसने रूल किया था। और इसके करेक्ट टाइम पीरियड जो है वो है कि 1083 AD से लेकर के
1323 एडी तक भी इन्होंने शासन किया था इस डायनेस्टी ने। और इसी की डायनेस्टी के बीच में जो आपसे रूलर बताया गया था कि भी रुद्रमा देवी इसके फेमस रूलर में से एक है, और रमप्पा टेम्पल जो इसके बारे में डिस्कस किया गया ये भी इसी रीजन से बिलोंग करता है। अभी क्या हुआ कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिशन काकतिया एक प्रोग्राम रखा है कि जो कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और इस डायनेस्टी को डेडिकेट करने के लिए उन्होंने इसके नाम से रखा हुआ है। इस वजह से आपके लिए क्वेश्चन न्यूज में हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जीआई टैग के बारे में। आप लोगों को मालूम ही होगा कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई चीज फेमस होती है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए और उस पर्टिकुलर चीज से अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपना उद्योग चला रहे हैं, यानी कि वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट को और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको एक तरह से कह सकते हो आप कॉपीराइट मिल जाए, एक फैसिलिटी मिल जाए उनको, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। उसी के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू द केरला, यानी कि आपको ये बताना कि केरला स्टेट के अंदर, जो कि हमारी कंट्री में बिल्कुल लास्ट में नीचे जो साउथ में जो ये स्टेट है केरला, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी इसके बारे में आपको बताना कि कौन कौन सी जीआई टैग जो केरला स्टेट को मिला हुआ है। तो ये फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है चेंदमंगलम साड़ी, सेकंड आपसे बोला जा रहा है नीलांबर टीक, और थर्ड जो आपसे बताया जा रहा है तिरूर बीतल लीफ। तो ये तीन चीजें बताई जा रही है आपको कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी जिसे जीआई टैग यानी कि ग्लोबल जो लेवल पर जो ये टैग मिलता है, ठीक है, इंडिकेशन टैग मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा इसका डी है। डी का मतलब ये है कि तीनों ही जीआई टैग यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन टैग अगर हम बात करें, तीनों ही केरला से बिलोंग करती है। इसके अलावा कुछ और भी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें यानी कि आप ये जो सारी चीजें जितनी भी आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें केरला की बिलोंग करती है, यानी केरला के अंदर ये सब जो प्रोडक्ट है इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये है कि ये तीनों ही, चाहे हम बात करें चंदनमंगलम साड़ी की बात करें, नीलंबुर सेंगुल टीक की बात करें, या फिर तिरूर बीतल लीफ की बात करें, ये सारे के सारे जो जीआई टैग है ये केरला से बिलोंग करते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये भी रहेगा, आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में सबसे पहले किस स्टेट के अंदर किस प्रोडक्ट को जीआई टैग हमारी कंट्री में दिया गया था। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट इज द इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, यानी कि एक तरह के इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो हमारी कंट्री के अंदर है उसको ये रिपोर्ट करती है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द नोडल एजेंसी फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब ये है कि सेकंड में आपसे ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कोई सस्पेक्ट है, कोई डाउटफुल लगता है, उसके रिलेटेड उस डाटा को रिसीव करना और उसे एनालाइज करने के लिए ये एक तरह से नोडल एजेंसी है जो इसके रिगार्डिंग में काम करती है। यानी कि आप कह सकते हो कोई भी फ्रॉड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई करता है, कोई 2 नंबर का काम करता है, तो वहां पर ये एक्टिव होकर के उसके बीच में इंक्वायरी वगैरह करने का काम करती है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, जैसे FIUIND अगर हम बात करें, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर जो कि रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, और इसके जो हेड होते हैं हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो जो भी होते हैं वो उसको लीड करते हैं, हेड करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया था कि जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है या कोई
कुछ भी मतलब ऐसा सस्पेक्ट लगता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वजह, तो उसके ऊपर ये उसकी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एनालाइज करना या डिसमिनेटिंग करना उस इंफॉर्मेशन को, यानी कहने का मतलब उस पर जांच पड़ताल करना, उस पर इंक्वायरी बिठाना, और कोई सस्पेक्ट है तो उसको पनिश करने का काम ये इंस्टीट्यूशन करती है। तो आप ये बोल सकते हो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट दे दिए गए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सी का मतलब है कि भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन बोथ द हाउस, यानी कि ये बोला जा रहा है कि बोथ द हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन की बात की जा रही है, दोनों हाउसेस की बात की जा रही है कि दोनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैन बी मूव्ड, इसको मूव किया जा सकता है, यानी कि ये बोला जा रहा है आपसे, यानी कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये दोनों हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा के अंदर भी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है आपसे अनलाइक रेजोल्यूशन अ मोशन कैन बी मूव्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि रेजोल्यूशन के अनलाइक रेजोल्यूशन, जैसे रेजोल्यूशन होता है उसी तरह इस तरह का जो मोशन होता है उसको मूव किया जा सकता है ओनली, सिर्फ और सिर्फ जब मूव किया जा सकता है जब इसे अप्रूवल मिल जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है अगर उसने अप्रूवल दे दिया आपने तब इसे मूव किया जा सकता है इस कंडीशन में। ये दो स्टेटमेंट हो गया आपके पास। अब दो स्टेटमेंट है आपके पास, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए आप ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ओनली वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलती ये होगी कि अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इसे लाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर जो लोकसभा है उसी के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट, अच्छा ये आपको समझना है, तो ये भाई हमारी कंट्री में रूल 98 है, ठीक है, रूल और प्रोसीजर जो है लोकसभा के उसके अंदर इसे मेंशन है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 75 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डील करता है, उसके बारे में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस की उनकी होती है। तो ये रूल के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, और आर्टिकल किसमें 75 के अंदर है। अच्छा अब नेक्स्ट बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें ये बोला गया आपसे कि भी जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अप्रूव नहीं कर देता, ठीक है, तब तक इसे मोशन को मूव नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसे अप्रूव नहीं कर देता तब तक ये चीज मूव नहीं की जा सकती। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है। गलती ये कि सिर्फ लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके रिगार्डिंग में जो फैक्ट है ये फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। बाकी आप ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कब कब आया था, उसके टाइम पीरियड के बारे में देख सकते हैं। 1968 में आया था, उसके बाद ये जिसमें 26 सो फार अब तक आ चुके हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये चीजें फेस की थी। ठीक है, और बाकी अब डिटेल 1 by 1 सबका देख सकते हैं कि कब कब ये चीजें हमारी कंट्री के अंदर फेस की है, हमारी कंट्री के पार्लियामेंट के अंदर ये सिचुएशन कब कब क्रिएट हुई है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे शॉर्ट में पीवीटीजी भी बोला जाता है इन इंडिया। हमारी कंट्री में जितने भी वनरेबल ट्राइब्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट और ये फोर्थ स्टेटमेंट। ये फोर्थ स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप पाए जाते, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज इन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पीवीटीजी। पीवीटीजी यानी कि वनरेबल ट्राइब का जो ग्रुप को कंसीडर करने के लिए जो अब उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें ये बोला जा रहा है कि रिटन लैंग्वेज का जो अब्सेंस है, यानी कि ऐसा ट्राइब जिसके पास रिटन लैंग्वेज नहीं है उसे कंसीडर किया जाता है वनरेबल ट्राइब। ये सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर आर 75 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अभी तक 75 ऐसे ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आप ये बोल सकते हो ऑफिशियली।
और स्टेटमेंट फोर्थ में बोला जा रहा है कि बोंडास एंड दीदीदियास ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बोंडास को और डिडियास को इन दोनों ट्राइब्स को अभी इंक्लूड किया गया है इस ग्रुप के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप के अंदर इन्हें इंक्लूड किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि भाई इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, और हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या है। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आंसर बताइए क्या है। अगर हम आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये है कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड जो है ये हमारा गलत है। अब गलत क्यों है वो समझ लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था, इसमें ये बोला गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे ट्राइब हैं जो कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हो वनरेबल ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये बोला गया आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नहीं, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोल सकते हो वनरेबल ट्राइब्स, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो वनरेबल ट्राइब को जो ग्रुप बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे नोटिफाई किया गया है, उस तरह से आप बोल सकते हो कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा ये ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि रिटन लैंग्वेज अगर जिसके पास नहीं है उसको एक क्राइटेरिया रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, रिटन लैंग्वेज की अब्सेंस होना इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया में से एक है, और बाकी और क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि भी रिलेटिव फिजिकल आइसोलेशन है अगर किसी ट्राइब का, या फिर आप बोलोगे कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये बोल सकते हो। लिटरेसी रेट उनका लेवल जो है बिल्कुल लो हो, उसके बाद उनकी ट्राइब का कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ना हो, और उनकी जो मतलब इकोनॉमी हो, यानी कि उनका जो खाने पीने का जो रहन सहन अगर हम बोले वो हंटिंग, फूड गैदरिंग जैसे कामों में व्यस्त है। ठीक है, इन चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसे हम ट्राइब ग्रुप के अंदर कंसीडर करते हैं, और कौन से वनरेबल ट्राइब ग्रुप के अंदर आप बोल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इस वजह से सही है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह यह है कि आपसे ये बोला गया था कि भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ये रिकॉग्नाइज करती है, ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है, रिकॉग्नाइज करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बाकी अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या करती है, ये जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इनके डेवलपमेंट की, इनके विकास की आप कह सकते हो, जितनी भी स्कीम होती है उसे इंप्लीमेंट करने का ये काम करती है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब इनके डेवलपमेंट का काम करती है, और इको रिकॉग्नाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। ठीक है, तो यहां पे भी थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, बाकी अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें कि भी बोंडास को और दीदियास को, ठीक है, इनको कंसीडर कर लिया गया है इस ग्रुप के अंदर, और इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी और भी जो ट्राइब्स हैं वो आप ये नाम यहाँ पढ़ सकते हैं, ये सारे जितने भी यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे के सारे वो ट्राइब्स हैं जिसे वनरेबल कैटेगरी ट्राइब ग्रुप्स के अंदर कंसीडर कर लिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये जो ट्राइब ग्रुप को जो कंसीडर किया जाता है, इसे सेपरेट कैटेगरी में जो डाला जाता है, एक कमेटी बनी थी देवर कमीशन, और उस कमीशन के ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप क्रिएट किया जाता है, और इन्हें फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस कमेटी को 1973 में ये कमेटी एग्जिस्टेंस में आई थी, जिन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में या INVIT बोला जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि आप INVIT, यानी कि आप इसे बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर म्यूचुअल फंड लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइन टू पुल स्मॉल सम ऑफ मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो फंड है जिसका नाम रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ये जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही से एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पुअर और स्मॉल इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनसे मनी कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है
वैसे ये काम करता है फंड, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है INVITS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड आर रेगुलेटेड बाय द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम RERA भी बोल देते हैं, रेरा भी बोल देते हैं। यानी कि इस फंड को जो रेगुलेट करने का काम करती है वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें जिसमें आपसे INVIT के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की बात करें तो भी ये एक फंड जनरेट करने का काम करती है। जैसे म्यूचुअल फंड करती है वैसे ही ये काम करती है कि भी छोटे गरीब लोगों से जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसों को बचाना चाहते हैं और फिर बाद में उसे यूज करना चाहते हैं, तो यानी कि कह सकते हो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे को लेकर के एसेट में इन्वेस्ट करने का काम करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भी सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया ये रेरा काम करती है। रेरा इसके रेगुलेट करने का काम नहीं करती, बल्कि इसको रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। सेबी का मतलब है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करने का काम करती है, और 2014 से ये रेगुलेशन में आ गई है, आप ये बोल सकते हो। दैट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है। तो आपको ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दे आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिजर्ड ऑन अर्थ, कि यानी कि पृथ्वी पे, अर्थ पे सबसे बड़ा और हैवी अगर लिजर्ड की बात करें, छिपकली की बात करें, तो उसे हम बोल सकते हैं कि भी कोमोडो ड्रैगन है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द ओनली आइलैंड इनहेबिटिंग दिस स्पीसीज इज इन इंडोनेशिया, यानी कि एक ही ऐसी जगह है, एक ऐसा आइलैंड है, और जो पूरे मतलब अर्थ पे अभी जो इसको एक तरह से इसका घर बना हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो, वो है वो इस स्पीसीज का, वो इंडोनेशिया के अंदर, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कोमोडो ड्रैगन जो है सिर्फ इंडोनेशिया के एक पर्टिकुलर आइलैंड पे ही एग्जिस्ट है, वहीं पे ही रहता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। ये सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है IUCN स्टेटस तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसे IUCN जो कि इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन है, जो कि नेचर को एक तरह से सेव करने का काम करती है, जितनी स्पीसीज है उनको बचाने का काम करती है, ठीक है, उसके लिए प्लान वगैरह तैयार करती है, उसके हिसाब से इसे क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है इस स्पीसीज को। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर बताते हैं तब तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज ढंग से कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि आप एक बार आंसर चेक करिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, फिर बाद में जो मैं आंसर बताऊंगा उससे मैच करना है आपको। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह यह है कि इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं, इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर IUCN ने इसे स्टेटस दिया हुआ है। तो ये अब ये जो लिजर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे अब ये बोला जा रहा है कि अर्थ के ऊपर, ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा लिजर्ड आप इसे बोल सकते हैं, ये है, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। यानी कि कोमोडो ड्रैगन की अगर हम बात करें तो भाई ये जैसे आपसे बोला गया कि भाई ये ड्रैगन यानी कोमोडो ड्रैगन जो है एक आइलैंड के ऊपर रहता है जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडोनेशिया का जो लेसर सुंदरा आइलैंड है, ठीक है, वहां पर ये मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि पिछले काफी सालों से ये यहां पर रह रहा है, ठीक है, और ये जैसे आपसे बोला गया कि अर्थ के ऊपर ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजर्ड है, एक तरह से छिपकली जैसा ही है पर इसका साइज बहुत बड़ा है, यानी कि सबसे बड़े साइज का लिजर्ड आप बोल सकते हो पूरे अर्थ के ऊपर यही है। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूनेस्को ने क्या किया है कि जहां पे जिस आइलैंड पे ये रहता है यानी कि ये लेजर सुंदरा आइलैंड पे रहता है, वहां एक नेशनल पार्क है कोमोडो नेशनल पार्क। कोमोडो नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि इसी आइलैंड के ऊपर है, जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर आता है,
ठीक है। अगर हम बात करें IUCN की तो IUCN ने इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो यहां गलती होगी, गलती ये होगी कि ये वनरेबल कैटेगरी की है, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे ट्रीट नहीं किया गया। हम बात करें कोमोडो ड्रैगन की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये चूज करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स विद नो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है न्यूट्रॉन्स आर द क्रिएटेड बाय द रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि रेडियो एक्टिव जब डिके हो जाता है यानी उसमें कुछ कमी आती है, डेप्रिशिएट होता है वो, तब न्यूट्रॉन्स क्रिएट होता है, आप ये बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि A nutrient observatory is being set up in the Himalayan region, यानी कि हमारी कंट्री ने हिमालयन रीजन के अंदर एक एक तरह से आप कर सकते हो प्रयोगशाला, वैधशाला, कुछ भी कह सकते हो, ऑब्जर्वेटरी वहां पे एक सेटअप की है हिमालयन रीजन के अंदर। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए आंसर चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये है कि भाई जो ये आपसे बोला गया कि भाई कि न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी जो सेटअप किया गया है हमारे कंट्री के द्वारा हिमालयन रीजन में, ये बात गलत है। हिमालयन रीजन में इसे सेटअप नहीं किया गया, बल्कि इसे तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है थेनी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इसे सेट किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो तमिलनाडु के अंदर बोडी वेस्ट हिल है, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां इसे सेटअप किया गया है। इस वजह से आपका ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको गलत दे दी गई थी। अच्छा, अगर हम बात करें भाई फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स की जैसे बात की जाए, ये एक तरह से अबडकेंट पार्टिकल्स के अंदर आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया गया कि ये जो क्रिएट होता है, ये रेडियो एक्टिव जो भी थिंग्स होती हैं उसके अंदर जो भी डिक्रीज होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट या जो भी चीजें हैं उसके अंदर कोई डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है कुछ, तब ये न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में अब तक 15 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके रिसर्च वगैरह का काम करती है। और अगर हम नोटिफाई करें तो 50 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको नोटिफाई किया गया है नेशनल न्यूट्रिएंट्स कोलैबोरेशन ग्रुप के द्वारा कि ये हमारी कंट्री के अंदर इसके डेवलपमेंट और इससे रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये हिमालयन रीजन में नहीं, बल्कि ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट थेनी के अंदर इसे ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया है बोदी वेस्ट हिल के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन कौन से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है वीट, सेकंड बर्ली, थर्ड ग्राम, फोर्थ मस्टर्ड। ये कुछ वीट एग्जांपल आपको दे दिए गए, आपको बताना है कि भी ये रबी क्रॉप कौन कौन से, ये बताना है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने मतलब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके बारे में कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, रबी क्रॉप को रिलेटेड। इस वजह से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप होता क्या है, कि रबी क्रॉप से रिलेटेड एक डिसीजन आया हमारी कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है, जिस वजह से क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना है कि भाई रबी क्रॉप के रिगार्डिंग में कौन कौन सी जो फसल है, ठीक है, जो क्रॉप है वो करेक्ट है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ जो है रबी क्रॉप के अंदर आती है, ऑप्शन बी के अंदर सेकंड एंड थर्ड जो है वो रबी क्रॉप के अंदर आती है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये रबी क्रॉप के अंदर आती है, और ऑप्शन डी के अंदर बात करें तो चारों के चारों यानी कि ऑल फोर सबके सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप है ये आपको बतानी, मतलब सीजन बेस्ड है। अभी विंटर आ रहा है, विंटर की वजह से आप बोल सकते हैं रबी क्रॉप हमारी कंट्री में लगने वाला है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है, यानी कि ये चारों ही क्रॉप रबी क्रॉप के अंदर आती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कैबिनेट कमेटी के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, इसके इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जिसे हम एमएसपी भी बोलते हैं 6 क्रॉप को 2020-21 के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, 21-22 के लिए इंक्रीज किया गया है। इस वजह से ये टॉपिक यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर समझना चाहते हैं, ये एक सपोर्ट प्राइस होता है जिसमें कि भी कोई भी फार्मर अगर किसी भी प्रोडक्ट किसी भी क्रॉप को लगाता है तो फिक्स कर देती गवर्नमेंट की भी, अगर तुम्हारा ये जो क्रॉप अगर नहीं बिकता है तो मैं इस मिनिमम प्राइस पे मैं जरूर लूंगा, ताकि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने लेबर लगाया, इतनी मेहनत करी है, आपको बेनिफिट हो सके। तो गवर्नमेंट एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर को, उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे आपको मैंने बोला कि रबी क्रॉप के रिगार्डिंग में एक डिसीजन लिया गया है, जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कुछ एग्जांपल और भी है जो आप देख सकते हैं, ग्राम पोटैटो, ये कुछ और चीजें भी है, मस्टर्ड, कोरिएंडर और ओट्स, ये सारे जो है रबी क्रॉप के अंदर कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं कि रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझ चुके होंगे ये क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 3 तरह के सीजन आते हैं। ठीक है, बाकी 2 कौन से हैं वो आपको बताने हैं। जैसे रबी के सीजन जो आता है, रबी क्रॉप के अंदर ये क्रॉप्स आप बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने जो आपको बताया, आपको 4 एग्जांपल है, यानी कि 4 एग्जांपल, बाकी जो रिमेनिंग 2 है। ठीक है, खरीफ फसल जो होती है, कह सकते हैं खरीफ फरोख जो है, और इसके अलावा एक और सीजन है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी फसल या कौन सी क्रॉप उगाई जाती है उसका नाम आपको मेंशन करना है। बाकी 2 जो रिमेनिंग सीजन है उन सीजन के 4 आपको एग्जांपल बताने कि कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं फार्मर के द्वारा। रेफरेंस टू सूची स्कीम कंसीडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूची स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसमें आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि सूची स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ध्यान में रखते हुए सूची स्कीम को। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इनिशिएटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ये बोला जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है जिसका नाम है सूची स्कीम, या फिर आप बोल सकते हो सूची योजना। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एम्ड एट इंस्टॉलिंग अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग्स एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी गर्ल्स के अंदर हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम, ये स्कीम चलाई गई है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन सेकंड यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है। ऐसा क्यों, अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये स्कीम है, ये गर्ल्स को यानी कि एडोलेसेंस गर्ल्स है उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला गया कि इंस्टॉल करने के लिए अवेयरनेस इंस्टॉल करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई, ये बात तो बिल्कुल सही है, गर्ल्स के अवेयरनेस के लिए स्कीम है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये स्कीम चलाई है, ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है बल्कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अब डिटेल में जान लेते हैं ये स्कीम में आखिर है क्या। ये स्कीम 2013-14 जो सेशन था उसमें इसे लॉन्च किया गया था और हर साल इसमें बजट भी एलोकेट किया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फंड एलोकेशन का जो काम है इस स्कीम के लिए वो स्टॉप कर दिया, यानी बंद कर दिया। इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे पूछा है कि आपने ये बजट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जो हाइजीन से रिलेटेड है, गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये आपने क्यों नहीं किया। इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फंड भी प्रोवाइड करती है अपने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हो ईपीसीए, यानी कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ईपीसीए को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए आपको बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ईपीसीए इज ए कंस्टिट्यूटेड फॉर टेकिंग वेरियस मेजर टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटी, यानी कि मेट्रो सिटी का मतलब है कि बड़े बड़े सिटी, जिसमें दिल्ली आप बोल सकते हो, मुंबई बोल सकते हो, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह के जो बड़े बड़े सिटी है, यानी कि आप बोल सकते हो मेट्रो सिटी जो हमारी कंट्री के अंदर है, वहां पर पॉल्यूशन का लेवल को टैकल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये अथॉरिटी काम करती है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन टेक एक्शन सुयो मोटो फॉर कंट्रोलिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन, यानी कि व्हीकुलर पॉल्यूशन का मतलब है कि गाड़ियों से जो भी प्रदूषण आता है उससे रिलेटेड एक्शन लेने के लिए इनके पास पावर नहीं होती है, कैन नॉट बोला गया है, यानी कि व्हीकल से रिलेटेड जो पॉल्यूशन फैलता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से जो पॉल्यूशन फैलता है, उसके रिगार्डिंग में इस इंस्टीट्यूशन को, इस अथॉरिटी को कोई पावर नहीं होती है कि भी वो एक्शन ले सके। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों? इसलिए पहले तो ये आपसे ये बोला गया कि ये मेट्रो सिटी के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह की जो बड़ी सिटी है हमारी कंट्री में, वहां पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप ये बोल सकते हो ईपीसीए काम करता है। ईपीसीए का मतलब है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि बात गलत है। जबकि करेक्ट ये होना चाहिए था कि भी दिल्ली के अंदर, जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और एक टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली सिटी की टॉप 10 लिस्ट में भी इंडिया की तरफ से ये दिल्ली शामिल हो गया था। इसी की वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पराली जलाने की वजह से अक्टूबर नवंबर के आसपास का जब टाइम होता है तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी के लिए इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, जिसे हम एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे हम बोलते हैं, वहां पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इसी, इसका जो गठन कह लीजिए, स्टैब्लिश्ड की बात करें, इसे सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है, उसके अंदर इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था। और ये जो काम करती है सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन में ही काम करती है, यानी दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का ये इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है। इट मींस ये हुआ मेट्रो सिटी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, जिसमें ये बोला था इट कैन नॉट टेक एक्शन शो मोटो, क्या बोला था आपको कि भी एक्शन नहीं ले सकता? नहीं नहीं नहीं, बल्कि होना ये चाहिए था इट कैन टेक एक्शन। तो नॉट जो लगाया हुआ था जो ऑप्शन में आपके पास स्टेटमेंट 2 में कि इट कैन नॉट टेक एक्शन, ये गलत है, ये नॉट नहीं आना चाहिए था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था इट कैन टेक एक्शन सोमोटिव बेसिस पे। अब सोमोटिव बेसिस का मतलब ये होता है कि ये अपने आप ही एक्शन ले सकती है उस अथॉरिटी और किसी भी अथॉरिटी के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, अगर वो कोई पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करती है। यानी कि ये अगर इसके पास कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो इसके पास पावर है कि भी ये एक्शन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। यानी कि आप ये बोल सकते हो पोल्यूशन को मॉनिटर करने का काम ये इंस्टीट्यूशन करती है दिल्ली एनसीआर के रीजन के आसपास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 1 बाय 1 पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी कि अर्थ की एक ऐसी पोजीशन हो जाती है, मतलब रोटेशन करते करते एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जब डे और नाइट का जो टाइमिंग होता है बिल्कुल जब इक्वल हो जाता है तो उसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है इक्विनॉक्सेस अलोंग विद सोशलिस्टिक सिग्नल्स द चेंजिंग ऑफ द सीजन, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारे अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट में जो सीजन चेंज होते हैं, तो सीजन चेंज होने की, सीजन जो बहुत सारे सीजन जो होते हैं उसके चेंज होने की वजह ये बताई जा रही है आपको इक्विनॉक्सिस अलोंग विद सोशलिस्टिक्स, ठीक है, इन दोनों की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं और नए नए सीजन आते हैं, आप ये बोल सकते हो। ये सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑन द दिसंबर सोलिस्टिक्स द सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब वो वाली कंडीशन है कि जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि अगर आप लोगों ने अर्थ का स्ट्रक्चर समझा हो इन्वायरमेंट का, तो ऊपर जैसे बीच में तो इक्वेटर हो जाता है, जिसे विषुवत वृत्त भी आप बोल सकते हो, ऊपर आपको मालूम है भी कैंसर होता है, ठीक है, और नीचे जो है कैप्रिकॉन होता है, तो ठीक है, नीचे कैप्रिकॉन हो जाता है, ऊपर कैंसर हो जाता है, बीच में इक्वेटर हो जाता है। तो आपसे इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये स्टेटमेंट थर्ड में बोला जा रहा है कि ऑन दिसंबर सोशलिस्टिक जो होता है तो सन जो होता है ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर सन की पोजीशन आ जाती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट होगी, आप तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि भी जो आपकी पोजीशनिंग की बात की गई है, ये अगर हम बात करें कि भी इस अर्थ की जो थ्री लेयर्स के बारे में बात कर रहा था कि फर्स्ट लेयर जो ऊपर है वो कैंसर होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है इक्वेटर होता है, और थर्ड जो होता है कैप्रिकॉन होता है। तो आपसे ये बोला गया था कि भी कैंसर के ऊपर बिल्कुल ओवरहेड हो जाता है सन, ये बोला जा रहा है दिसंबर सोलिस्टिक्स में, यानी कि दिसंबर सोलिस्टिक की जब कंडीशन होती है तब ओवरहेड हो जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ये दिसंबर सोलिस्टिक्स में कैंसर के ऊपर नहीं होता, बल्कि ये कैप्रिकॉन के ऊपर होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की जब कंडीशन होती है, यानी कि जो नीचे वाली जो लेयर है, यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर हम अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ओवरहेड हो जाता है, यानी कि यहाँ ये आपको अपोजिट दे दिया गया था। तो इट मीन्स ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि डे और नाइट जब इक्वल होते हैं, डे और नाइट जब इक्वल होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स बोला जाए, इक्वी यानी कि इक्वल, नॉक्स यानी कि नाइट, जब डे और नाइट का जो टाइमिंग बिल्कुल इक्वल हो जाता है तो उसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ऐसा साल में दो बार होता है, एक बार मार्च 21 को और सेकंड मार्च 23 को होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा था सीजन के चेंज होने की वजह जो है वो आपसे बोला गया भी इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्सिस के अलावा सोलिस्टिक, ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ पे जो रोटेशन की वजह से जो पोजीशन क्रिएट होती है, जब हमारा जो सीजन है सीजन चेंज होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इक्विनॉक्स की पोजीशन कब होती है ये आपको मैंने बता दिया कि 23 सितंबर को और 21 मार्च को, और उसी तरह से ठीक है जब ये डे और नाइट इक्वल हो गए उसी तरह नाइट ज्यादा हो जाती है और डे का साइज कम होता है। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, दिसंबर 21 या 22 दिसंबर को हमारी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट लॉन्गर हो जाता है, ठीक है, नाइट लॉन्गर हो जाता है और डे शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। ये मैं कब बात कर रहा हूं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। और सिमिलरली ये एक बार और रिपीट होता है जून 2021 को भी। और जब क्या होता है, जब डे बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू नाइट, यानी कि आप ये बोल सकते, मैं जो ये दोनों बातें आप कंडीशन आपको बता रहा हूं, दोनों मैं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट की अगर भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है हमारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सोइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विद रेफरेंस टू द सोइल न्यूट्रिएंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर।
यानी कि ये तीनों चीज मिला करके जो सोइल होता है, सोइल यानी मिट्टी जहां पे हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं, तो सोइल के बारे में बोला जा रहा है। सोइल के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स जो है यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, या फिर हम ये बोल सकता हूं कि प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि इन तीनों की जो रेशियो, यानी जिस रेशियो में ये एग्जैक्टली होने चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो 4:2:1, यानी कि 4:2:1 की जब रेशियो में अगर ये हो, तब ये आपसे बोला जा रहा है कि ये आइडियल पोजीशन है, आइडियल स्टैंडर्ड है इस रेशियो का माइक्रोन्यूट्रिएंट का। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है ये चारों ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे सोइल है हमारे पास, तो सोइल में आप लोगों को मालूम है कि भाई सोइल में अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो तो भाई पैदावार भी अच्छी होंगी, फसल वगैरह या क्रॉप वगैरह भी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे से होंगे, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें अच्छे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में जो मेन चीजें आती हैं, जो आपको जो दिया गया था वो गलत दिया गया था, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि शॉर्ट में आप याद कर सकते हो NPK, अगर ये तीन चीजें हो और बिल्कुल करेक्ट रेशियो में, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें जो आपको कैल्शियम वगैरह जो चीजें बताई गई थी वो गलत है, बल्कि होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो रेशियो के बारे में बोला गया था कि रेशियो क्या होना चाहिए, 4:2:1। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका जो करेक्ट रेशियो है 4:2:1, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई फास्फोरस की, अगर मैं नाइट्रोजन की पहले बात करूं यानी N, ये 4 इसकी क्वांटिटी हो, और फास्फोरस की बात करो इसकी डबल क्वांटिटी हो, और अगर हम पोटेशियम की बात करें 1, यानी कि जितना पोटेशियम आप डाल रहे हैं उसका डबल तो आप डाल दीजिए फास्फोरस, और उसका फास्फोरस का डबल अगर आप डाल देते हैं नाइट्रोजन, तो ये सॉइल के लिए सबसे बेटर कंडीशन हो जाती है अगर हम उसके प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो, ठीक है। और ये जो आपको दिया गया था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसके, बल्कि सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये। तो इट मींस ये हुआ कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि 2 ओनली करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू जनरेशन अनलिमिटेड, यानी कि जिस शॉर्ट में GENU भी बोला जा रहा है, जनरेशन अनलिमिटेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भाई ये जो टॉपिक जो आपको दिया गया है जनरेशन अनलिमिटेड के बारे में, कि करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू मेक यंग पीपल करियर रेडी, यानी कि यंग पीपल, यानी कि जो नए नौजवान है जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसे भाई जॉब के हिसाब से, उसके करियर के हिसाब से तैयार करने का ये स्कीम है, और जो कि मल्टी स्टेक होल्डर पे है, यानी कि कई सारे लोग मिलकर इस पे काम करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट वाज लॉन्च बाय द यूनिसेफ, यानी कि इसे लॉन्च किसने किया, यूनिसेफ ने लॉन्च किया, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई ये दोनों ही ऑप्शन, यानी कि सी लिखा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, दोनों ऑप्शन यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है, जिसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की तरफ से ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है वो मिलकर के इसमें काम कर रही है। अब काम ये कर रही है कि जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, जो रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर एजुकेशन कंप्लीट किए, उनके रोजगार के लिए, उनके करियर गाइडेंस तरह तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से वो अपने करियर को इन्हेंस कर सके।
तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये यूनिसेफ के द्वारा ही सेकंड ये स्टेट प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है, और ऐसा ही आपको क्वेश्चन में भी बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको याद रखना है प्रोग्राम, ये स्कीम का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है, इसका नाम है जनरेशन अनलिमिटेड, ठीक है। और इसे जो स्टार्ट किया गया सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो एक इंटरनेशनल बॉडी है उसके अंदर यूनिसेफ आती है, और यूनिसेफ इस काम को कर रही है जिसमें यंग चिल्ड्रन को, यंग स्टूडेंट को या फिर यंग पीपल को वही उनकी करियर ओरिएंटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किस तरह से वो आगे भी काम कर सके इसके लिए तैयार करती है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। विद रेफरेंस टू ब्रूसुलोसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रूसुलोसिस के बारे में, और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रूसुलोसिस इज ए वायरल डिसीज विच मेनली इन्फेक्ट कैटल्स। यानी कि ब्रूसुलोसिस के बारे में बोला जा रहा है एक ये वायरल डिसीज है जो सिर्फ और सिर्फ कैटल को, यानी कि जो मवेशी जानवर जो होते हैं हमारे आसपास, ये कह सकते हो हमारे कोई पालतू जानवर या कोई मवेशी, सिर्फ उनको इन्फेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। यानी कि ये जो डिसीज है ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिशन नहीं होता है एनिमल से। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी अगर एनिमल को ये डिसीज है तो एनिमल से ये ह्यूमन बीइंग में, यानी कि हम लोगों के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं होता है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो स्टेटमेंट था दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब करेक्ट होने की वजह क्या है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्रूसुलोसिस होता क्या है। ब्रूसुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो भी हमारे आसपास के जो कैटल वगैरह होते हैं, यानी कि मवेशी होते हैं, मेनली ये उनको बीमारी होती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये जो बीमारी है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ट्रांसमिशन हो जाता है। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि भाई ये ह्यूमन बींग के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैटल में ही बीमारी होती है, नहीं, कैटल के अलावा यानी कि जानवरों के अलावा, एनिमल के अलावा ये ह्यूमन बींग में भी इन्फेक्ट पड़ जाता है इससे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं हम लोगों को भी इससे बीमारी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं होता है इस बीमारी का, नहीं, बल्कि ये ट्रांसमिशन होता है जब भी हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, चाहे वो दूध हो गया, मीट हो गया, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो ये बीमारी हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये ट्रांसमिशन हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जब हम एनिमल की कांटेक्ट में आते हैं तो भी कुछ भी खाते हैं तो भी उनसे ये बीमारी हमारे अंदर ये फैल सकती है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया डी। अभी क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली ICAR यानी कि हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक अभी वैक्सीन डेवलप किया है जिसे ब्रूसुला अवॉर्ड्स S19 डेल्टा पर वैक्सीन बोला जा रहा है। इसकी अभी इन्होंने ये डेवलप किया हुआ है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम। मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये कोड्स गिवन है यानी ऑप्शन गिवन है, ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द सोलर मिनिमम विल कंप्लीटली ऑफसेट द राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ पे, प्लानेट पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसे ये डाउन कर देगा, यानी कि जो डिक्रीज कर देगा, कौन कर देगा, मॉडल ग्रैंड सोलर मिनिमम। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द सरफेस टेम्परेचर ऑन अर्थ may go down due to reduction in solar magnetic activity, यानी कि सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी में कमी होने की वजह से, ठीक है, होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है यानी सरफेस टेम्परेचर है वो भी डाउन हो रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम के बारे में, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप सन और अर्थ के रिलेशनशिप को अच्छे से समझते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये है कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम, ये होता क्या है इसके बारे में समझिए कि जब ये सन से जो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है वो मैग्नेटिक रिलेशनशिप हमारे उनके साथ है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सन और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 70% से ज्यादा जब ये सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि ग्रेविटी है हमारे अर्थ के ऊपर है, तो सन के अंदर भी एक तरह से कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है उसका, जिसके अंडर हम लोग रहते हैं और उसी की वजह से हम इसे रोटेट करते हैं। हम का मतलब है यहाँ प्लैनेट की बात कर रहा हूं, अर्थ की बात कर रहा हूं, और अर्थ रोटेट करता है। जब इसमें रिडक्शन आता है यानी कि उसके मैग्नेटिक एक्टिविटी में रिडक्शन आता है तो टेम्परेचर डाउन होता है अर्थ का। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रिडक्शन होगा तो भी टेम्परेचर डाउन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम बात करें जो एक और फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाँ, अगर वो जो इंक्रीज हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कमी आने की वजह से, रिडक्शन की वजह से, इसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी कम हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। जो कि बात गलत है कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड से हमारे अर्थ का जो आउटर लेयर कह सकते हैं, जो हमारे अर्थ का जो एटमोस्फियर है, वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन भाई हम लोग जो अर्थ के अंदर, जो अर्थ में जो रहते हैं हम लोगों ने जो ये मतलब कार्बन प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने लगे, इमिशन ज्यादा होने लग गया, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज ही होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है सेस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट सेस लगाती है, इनकम टैक्स के बाद जो सेस लगता है वो गवर्नमेंट के लिए परमानेंट रिवेन्यू का काम करती है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रोसीड्स ऑफ सेस आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप ये बोल सकते हो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। जब ये टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स के साथ जो सेस कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन दोनों में से। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी में, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि भाई इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मेनली जो क्वेश्चन है वो किससे, इनकम टैक्स से। तो भाई इनकम टैक्स की अगर मैं डिटेल में आपको बात करूं, ठीक है, इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अंदर भी कुछ कुछ रेट होते हैं। एक तो स्लैब रेट होता है जिससे कि भी हमारा इनकम टैक्स लगता है। जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि 5 लाख तक तो अभी रिसेंट लेटेस्ट जो स्लैब है इनकम टैक्स की, जो स्लैब है 5 लाख तक तो किसी का टैक्स मतलब लगता ही नहीं है। 5 लाख से ऊपर जब जिन किसी की इनकम होती है तो टैक्स लगता है, ठीक है। ये स्लैब के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट स्लैब के अकॉर्डिंग। अच्छा, सेस क्या होता है, जब हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाए, सपोज करिए कि किसी की इनकम 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख के इनकम है, तो यानी कि 5 लाख तक तो इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर जो 1 लाख हो गया, उस 1 लाख का उसे 20% देना पड़ेगा। 20% का मतलब है 20,000 यानी 20K में बोल सकता हूँ, K मीन्स 1000 है, तो 20,000 उसका टैक्स हो गया, ठीक है, समझने के लिए। अब सेस क्या होता है, सेस होता है जब हमारे इनकम टैक्स लग जाता है उसके बस कुछ परसेंटेज किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है। सपोज जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, तो स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते 1%, 2% टैक्स लगा दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं, यानी कि आपका इनकम टैक्स कितना हो गया, 20,000 हो गया, तो 20,000 का 1%, 2% इस तरह से टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग जाता है उसी को बोला जाता है सेस,
ठीक है। और इसी तरह एडिशनल और भी सरचार्ज भी लगता है, सरचार्ज एजुकेशनल सरचार्ज भी हमारी कंट्री में लगाया जाता है। तो इनका एक फिक्स रेट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पहले तो इनकम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स के ऊपर कुछ एडिशनल टैक्स लगता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो लगाया जाता है उसे हम सेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए या फिर कोई और भी पर्टिकुलर उस टाइम पे, करंट टाइम पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है कि गवर्नमेंट को भी इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करवाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए सेस लगाती है, ठीक है। ये होता है सेस। तो आप ये बोल सकते हो कि भी जो सेस होता है ये परमानेंट इनकम नहीं है, यानी कि ये रिवेन्यू का जो सोर्स है। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू होता है, ठीक है, लेकिन आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते सेस को कि भी ये परमानेंट है, ये हमेशा लगाया जाएगा। सेस हमेशा नहीं लगाया जा सकता भी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। कि गवर्नमेंट ने कोई अभियान चला रखा है जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया या कोई क्लीनिनेस ड्राइव हो गया या कुछ और भी इस तरह से कि भी और कोई पर्पस है तो लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। गलत होने की मतलब समझ में आ गई कि परमानेंट इनकम नहीं है गवर्नमेंट की। अच्छा, अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें यह बोला गया था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि भी हर बार इसे ट्रांसफर किया जाए स्टेट गवर्नमेंट को, ये डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आप ये बोलते हैं सेस को आप डाल भी सकते हो, मे बी और मे नॉट बी शेयर, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट शेयर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। उसका सिंपल रीजन ये है, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चला रखी है और वो स्कीम या वो अभियान आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभियान अगर स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, ठीक है, वहां पे भी ये चीज वो लागू कर रही है, तब तो उसे शेयर किया जाएगा उसके साथ। अगर वो नहीं कर रही, उन्होंने अपना खुद का कुछ ना कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है, तो उनको शेयर नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये फिक्स नहीं है कि भी शेयर किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया कि भी ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। यानी कि हमेशा नहीं लगाया जाता, कभी भी लगाया जा सकता है, कभी नहीं भी लगाया जा सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। अभी रिसेंटली 2020 का वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स आया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट असेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक कोई कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री की बात कर लीजिए इंडिया, ठीक है, हमारी कंट्री है। अब हमारी कंट्री बाहर से वर्ल्ड बैंक से, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि IMF से या फिर किसी और भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, तो इनमें से किसी से भी अगर हमारी कंट्री ने लोन ले रखा है, अभी तक पे नहीं किया है, तो वो हमारे लिए एक तरह से डेब्ट हो गया। यानी कि अभी तक हमने उसे पे नहीं किया हुआ है, हमारे ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो डाटा इससे रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं, जो भी कुछ लेन देन करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसके रिगार्डिंग में है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि ये जो डाटा है जो पब्लिश करती है या तैयार करती है, वो जो इंस्टीट्यूशन करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको क्वेश्चन को का आंसर करना है कि भी आपका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको आंसर करना है, ठीक है। सही स्टेटमेंट क्या है, गलत क्या है, आपको चूज कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए। भाई इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। पहली बात तो ये, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी सबसे पहले तो आप ये समझिए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स होता क्या है। ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या होता है कि भी किसी भी कंट्री की कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है, कोई डिजास्टर रिस्क होता है, उसको मैनेज करने के लिए, उससे डील करने के लिए कंट्री की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसने कितना बैकअप प्लान तैयार करके रखा है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के बारे में जो बताया गया कि भी ये डेब्ट से रिलेटेड नहीं है, डिजास्टर से रिलेटेड है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है।
अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भाई जब फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है तो इकोनॉमिक फोरम का कोई लेना देना इस चीज के साथ नहीं है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश नहीं करती, बल्कि इसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में आप UNUEHS बोल सकते हो, ये इसे पब्लिश करने का काम करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी, दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। अच्छा, अब अपनी कंट्री की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमारी कंट्री यानी कि जो इंडिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं इंडिया, इसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई इस इंडेक्स में, यानी कि ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, इस इंडेक्स से अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री बहुत ही पुअरली प्रिपेयर्ड है किसी भी डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि क्लाइमेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए या डिजास्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी कंट्री उसको प्रॉपरली डील नहीं कर सकती, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, प्लास्टिक कल्चर इज यूज ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। अलाइड एक्टिविटी का मतलब होता है कि भी जो उससे जुड़े हुए एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई खेती कर रहा है, फार्मर है, तो उसके साथ वो जो एनिमल वगैरह भी रख लेता है। ठीक है, तो वो उसका अलाइड सेक्टर एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये बोला जा रहा है कि प्लास्टिक कल्चर क्या है, ये जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और इसके अलाइड सेक्टर यानी कि अलाइड एक्टिविटी जो से जुड़ी हुई एक्टिविटी उससे जुड़ा है और वहां पर इसे प्लास्टिक को यूज करने से रिलेटेड है। ये आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि प्लास्टिक पार्क स्कीम हैज बीन लॉन्च टू सेट अप द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ प्लास्टिक एंटरप्राइजेस, यानी कि एक तरह से एक नया प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, एक इनोवेशन है, एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया है कि भी प्लास्टिक पार्क नाम की चीजें हमारे आसपास डेवलप किया जाएगा, जहां पे जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट प्लास्टिक होगा, उसे अच्छे से यूज किया जा सके, उसका क्रिएटिव यूज किया जा सके, ये आप बोल सकते हो। इसके लिए इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने की बात की जा रही है। ये दो स्टेटमेंट हो गई। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करूं तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। सी का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट कैसे, आप समझिए। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी कंट्री के अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अब क्या किया जा रहा है कि भी जितने भी प्लास्टिक वगैरह जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक ये हो गया, इन सब चीजों को इन सब चीजों को कैसे यूज किया जाए, इसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया लोगों के दिमाग में है। वो आइडिया क्या है कि मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल रखने की जरूरत पड़ेगी, तो फूड ग्रेन वगैरह उसको स्टोरेज के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है कंटेनर बना करके। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए कि पानी को प्रॉपर पहुंचाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक तरह से मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में मान लीजिए खेत है, तो भाई यहाँ पे ये रूट बनाने के लिए, पानी के लिए कैसे पानी आप पूरी जगह सर्कुलेट करेंगे, उसके लिए सिस्टम बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज कर लिया। कोई फूड ग्रेन वगैरह है, उसको किस तरह स्टोर करोगे उसके लिए प्लास्टिक का यूज करोगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्लास्टिक का बहुत क्रिएटिव तरीके से एग्रीकल्चर में यूज करने को प्लास्टिक कल्चर बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि प्लास्टिक पार्क स्कीम लाया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने डिसाइड किया है कि पूरी कंट्री के अंदर 10 प्लास्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा, और ये जो सेट किया जाएगा वो आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि ये स्टेट है जहां पे प्लास्टिक पार्क सेट किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक को अच्छे से रिसाइकल करके यूज किया जा सके। ठीक है, इसी के लिए इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने की बात की जा रही है। यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। विद रेफरेंस टू लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज रिलीज बाय द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, यानी कि इस डाटा को पब्लिश करने का काम जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ वर्टेब्रेट स्पीसीज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ओनली। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड लेवल पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अलग अलग स्पीसीज की है उसको मेजर करने का काम सिर्फ किया जाता है। और ये जो किया जाता है इसके बारे में बोला जा रहा है कि वर्टेब्रेट स्पीसीज जो होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो इसके होते हैं, सिर्फ उसकी बेसिस पे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है इसके अंदर टेरेस्ट्रियल बॉडीज यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की ही बात नहीं की जाती, बल्कि इसके साथ साथ फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट जो होते हैं सबके बारे में कंबाइंड डिस्कशन होता है, कंबाइंड डाटा पब्लिश किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपको जो दिया गया था वो हो गया गलत, जिसमें ये बोला गया आपसे कि भी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर ही डाटा कलेक्शन किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि आप बोल सकते हो वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डाटा जो पब्लिश होता है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो बेस्ड होता है, नहीं, ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन सभी हैबिटेट के ऊपर डाटा पब्लिश करता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन पब्लिश करती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसे लंदन की एक इंस्टीट्यूट है जिसे आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, वो इसे पब्लिश करने का काम करती है। इसके अलावा इस इंडेक्स के अंदर जो कॉपरेशन जो होता है, यानी कि दूसरी इंस्टीट्यूशन जो इसके साथ मिलकर काम करती है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF जो है ये भी इसके साथ मिलकर के काम करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो करेक्ट है ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइथोप्लैंक्टन नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है एक टर्म है पाइथोप्लैंक्टन, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब है गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। इन चार में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक गलत है, तो जो सा स्टेटमेंट गलत है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय ऑब्जर्विंग ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम लोग जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग बदले में ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे ये रिड्यूस करने का काम करती है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है दे आल्सो सर्व एज द बेस ऑफ द ओशन फूड चेन, यानी कि ओशन के अंदर, ठीक है, ओशन के अंदर ये क्या करते हैं, फूड चेन का काम करते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है पाइथोप्लैंक्टन के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दे कैन स्विंग इन ओशन वाटर, यानी कि ओशन वाटर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ये स्विंग करने का काम भी कर लेती है, यानी कि इनको तैरना भी आता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दे आर इंपोर्टेंट बायो इंडिकेटर्स एंड देयर अबुडेंस डिटरमाइंस ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम, यानी अगर हम बात करें ओशन के अंदर, तो ओशन के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है उसके लिए एक इंडिकेटर का काम करती है, वो वहां के ओवरऑल हेल्थ के बारे में, ओशन के इकोसिस्टम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये 4 स्टेटमेंट है या बोल सकते हो 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, एक गलत है, आपको गलत वाला चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पाइथोप्लैंक्टन होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो सी ऑप्शन है, यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, जिसमें ये बोला गया आपसे कि दे कैन स्विंग इन द ओशन वाटर। आप लोगों ने कभी मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि भी ओशन के अंदर स्विंग वगैरह के बारे में बात की जाती है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, ये टीनी प्लांट इसके अंदर होते हैं जो कि बिल्कुल उसके अंदर ही, मतलब ओशन के अंदर ही रहते हैं, और ओशन के अंदर जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो लैंड के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट और ट्री ये काम करते हैं, उसी तरह से ओशन के अंदर जो ये काम किया जाता है वो किया जाता है
पाइथोप्लांक्टन के द्वारा ये काम किया जाता है। हाँ, ये एक जगह फिक्स होते हैं, ये स्विंग विंग नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तुम्हारा गलत है। बाकी ये क्या क्या इनका सिग्निफिकेंस है, यानी कि क्या क्या इसका काम है, वो समझ लेते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई हमारे पूरे जो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये बोल सकते हैं मोर देन हाफ ऑक्सीजन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे अर्थ में जितना भी ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका सेकंड थर्ड, ठीक है, अब ये मतलब ये बोल सकते हो मोर देन हाफ मैं ले सकता हूं, मतलब हाफ से भी ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा जो ऑक्सीजन है प्रोड्यूस करने का काम ये करते हैं, पाइथोप्लांक्टन काम करती है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग CO2 इंक्रीज करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, उसे ये रिड्यूस करने का काम करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो ओशन के अंदर जो बाकी जो जीव हैं, स्पीसीज हैं, उनको एक तरह से फूड प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ओशन के अंदर फूड चेन जो है उसको अच्छे से मैनेज करने का काम भी ये करते हैं। और साथ के साथ आप फाइनली आप ये बोल सकते हो कि ओशन के अंदर की बायो इंडिकेटर का रूप में भी काम करते हैं कि वहां पे लाइफ कैसी है, वहां की सिचुएशन कैसी है, उसको इंडिकेट करने का भी काम ये करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। सी का मतलब ये कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए थे हमें, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द फॉस्फीन के बारे में आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू फॉस्फीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉस्फीन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके अंदर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ये चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट एक्ट एज ए बायो सिग्नेचर, ठीक है, बायो सिग्नेचर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है और उस रूप में ये काम करता है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है इट इज द ओनली मेड नेचुरली बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से ही इसे बनाया जा सकता है अगर हम बात करें तो, इसके मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज आल्सो यूज फॉर द केमिकल वेपन, केमिकल वेपन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है फॉस्फीन का, ठीक है। तो फॉस्फीन के बारे में क्वेश्चन है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बी के अंदर आपसे सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 1 और 3। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है, ठीक है, फॉस्फीन के रिगार्डिंग में। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी फॉस्फीन जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PH3 भी बोला जाता है जिसे, ठीक है, PH3 यानी फॉस्फीन की बात करें जो कि हमारे लिए हाईली टॉक्सिक होता है, लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हाईली टॉक्सिक होता है फॉस्फीन। अच्छा, अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे इसमें बोला गया कि भी ये एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से ही मैन्युफैक्चर होता है नेचुरली, तो भाई ये एरोबिक ये क्या नाम है इसकी हेल्प से ही मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन साथ के साथ ये आजकल क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री भी इसे मैन्युफैक्चर करने का भी काम कर लेती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये ह्यूमन मेड भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, साथ के साथ आप बोल सकते हो नेचुरली भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मतलब नेचुरली ही प्रोड्यूस होता है, ये बात गलत है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की कि जिसमें ये बोला गया भी ये एक तरह से नेचुरल सिग्नेचर का रूप में यूज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है इसके अंदर, इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की कि इसका यूज केमिकल वेपन वगैरह की बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदायक है, तो भाई इसे वेपन वगैरह चीजों के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आजकल तो इंडस्ट्री इतना कुछ कर पा रही है तो भाई ये सब काम खुद ही कर लेती है, और वैसे भी ये सेमीकंडक्टर होता है, इस वजह से भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एडजर्नमेंट मोशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये संसद से रिलेटेड है, यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड, यानी बोल सकते हो पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है एडजर्नमेंट मोशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कि दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको ये अटेम्प्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, यानी कि इसे एडजर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करें,
ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। और किस लिए किया जाता है उसके बारे में समझिए। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड जिसका सोल्यूशन अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। तो भाई लोकसभा में अगर इससे रिलेटेड कोई मैटर अगर किसी को सडनली इंट्रोड्यूस करना है तो वो क्या कर सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन को ला सकती है। ठीक है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सडन में कोई ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करना है, काफी इंपॉर्टेंट हो और बहुत अर्जेंट नेचर का हो, तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन को लाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, उसमें ये बोला जा रहा है राइट टू मूव अ मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन दैट इट शुड नॉट बी रेज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, यानी कि ये बोला जा रहा है ये आपको तभी इस तरह का मोशन लाने दिया जाएगा जबकि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, यानी कि उसमें ऑलरेडी उसको प्रिविलेज दिया गया कि भी इस टॉपिक को नहीं छेड़ा जा सकता। ठीक है, अगर उस चीज को वायलेट नहीं करता तब इसे अलाउ किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको चूज करना है भी करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हुए आंसर अपने अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका आंसर सी। सी का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हम अगर बात करें भी एडजर्नमेंट मोशन की अगर मैं बात करूं तो इसके रिगार्डिंग में जो ये बोला गया इसे इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो राज्यसभा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई इसे इंट्रोड्यूस किया जाए, वहां पर ये परमिटेड नहीं है। ठीक है, और ये जो एक बात दूसरी बात स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला गया कि इसे इंट्रोड्यूस कब किया जाता है उसके बारे में समझिए कि भाई जो भी कोई ऐसा काम हो जो कि कोई डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो, या फिर आप बोलो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो, ऐसे मैटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रेस करने के लिए ही ये एडजर्नमेंट मोशन को लाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि भी वो जो मैटर हो वो एक टाइम पे एक ही टॉपिक को कवर करे, एक ही मैटर को कवर करे, एक से ज्यादा मैटर को कवर नहीं करता हो, और ये स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए। ठीक है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कोई भी रिसेंटली कोई ऑकरेंस हुई, कोई बात हुई है, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मैटर ही होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखना है जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि भी ऐसे किसी भी मुद्दे को ये रेज ना करता हो जिसको ऑलरेडी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के अंदर डाला गया हो। तो यानी कि जो ऐसे ऑलरेडी कोई राइट दे दिया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं होगी, उस चीज को रेज ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसकी प्रोसीजर की अगर हम बात करें इसे किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ये बोल सकते हो इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस के रूप में इंटरप्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम चल रहा होता है, सडनली आप किसी एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करवाना चाहते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के अंदर रखना चाहते हैं और उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उस मुद्दे पे इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एडजर्नमेंट मोशन को लाया जाता है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 50 मेंबर, यानी कि लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर है और जितने भी मेंबर है उनमें से 50 मेंबर इस चीज को सपोर्ट करते हो तभी आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर में मेकेदातु प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, यानी कि आपको लोकेशन के बारे में, यानी ज्योग्राफी बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया कि मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि तुंगभद्रा रिवर जो है इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि कावेरी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। ऑप्शन सी में बोला गया है कृष्णा रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जाए कि वागाई रिवर जो है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो भी करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ये मेगाधातु प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका, ठीक है, जो स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर साउथ में, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में जो रिवर जो है कावेरी रिवर जो बहती है
उसके बीच यानी कि कर्नाटका और इसके दोनों के बॉर्डर के पास ये मेकाधातु प्रोजेक्ट लगाया गया है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि भी इन दोनों स्टेट के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट भी रहता है कावेरी वाटर को लेकर के, कावेरी रिवर को लेकर के, तो उसी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसका नाम मेगाधातु प्रोजेक्ट रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये कि इसमें जो प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि जो बेंगलुरु जो सिटी है, बेंगलुरु यानी कि जो कर्नाटका की जो कैपिटल है, उस सिटी के अंदर जो पानी है, पानी की यानी कि वाटर की जो शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना भी इसका एक टारगेट है। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिवर है कहाँ, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का है। तो कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रमनगारा डिस्ट्रिक्ट। तो रमनगारा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया जो कि अराउंड 100 किलोमीटर बेंगलुरु से थोड़ा अलग है। बेंगलुरु के से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। और वहीं पे बिल्कुल बीच में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये तो लोकेशन की बात होगी। अगर हम रिवर की बात करें तो इसमें कावेरी रिवर के ऊपर ये लगाया गया है। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि कावेरी रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है अर्कावती, कावेरी और अर्कावती रिवर जो है, इन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, उस रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन बी हो गया। बी का मतलब ये कि ये जो प्रोजेक्ट लगाया मेकाधातु, इस प्रोजेक्ट को कावेरी रिवर के ऊपर लगाया गया। तो करेक्ट आंसर तो हमारा बी हो गया। लेकिन एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि इस रिवर में सिर्फ वाटर सप्लाई कोई टारगेट नहीं रखा गया है कि किसी बेंगलुरु सिटी के लिए वाटर सप्लाई, इसके साथ साथ 400 मेगावाट, यानी कि आप बोल सकते हो कि भी ये 400 मेगावाट पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी टारगेट रखा गया है। यानी कि एक ही टाइम पे कई सारे प्रोजेक्ट को पूरा करके ये बेनिफिट उठाने के लिए मेगाधातु प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि भी आपका स्कोर क्या है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है ये किन किन स्टेट के बीच में ये आपको बताना है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया है, ठीक है, जो लेटेस्ट जजमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वाटर का परसेंटेज क्या है, यानी कि कौन से स्टेट को कितने % वाटर मिलेगा, ये किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आप जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उन सब क्वेश्चन के आपके आंसर क्या है, ठीक है। और स्कोर तो भाई आपको बताना ही है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे भी मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।